मैंने संन्यास लिया और जब मैं इस पद पर बढ़ने लगी तो ऐसा तो नहीं था कि अब आपको हर चीज़ वो चीज़ खाने को भी मिलेगी या वो फैसिलिटी मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो उस समय एक ऐसा समय था कि भाई अब शुरू में जब हम गए आश्रम, हमने वहाँ रहना स्टार्ट किया तो आम तो अब भूल जाइए, होते ही नहीं थे। शुरू में लगा कि अच्छा नहीं मिलेंगे, नहीं खाना है, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मन पर नियंत्रण इसे ही कहते हैं, मन को संयम में रखना इसे ही कहते हैं। मतलब हमने पढ़ाया लिखाया, माता पिता ने इतनी मेहनत करी और बहुत ही अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है मेरी, और मेरे माता पिता ने वो संस्कार भी दिए हैं मुझे, लेकिन एक अंदर से जो कॉल थी, क्योंकि अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि मैं अपने डिसीजंस शुरू से ही खुद ले सकती थी, तो जब मैंने उनको बताया तो इट केम एज अ शॉक टू देम। तो जीवन में जब ऐसा कोई गुरु आ जाए, अ स्पिरिचुअल मेंटोर, अ स्पिरिचुअल गाइड, अ स्पिरिचुअल टीचर, देन योर लाइफ चेंजेस। 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है जिंदगी के अंदर। जब साधु की बात आती है तो सबसे पहले लगता है कि अनपढ़ होना चाहिए, पढ़ा लिखा तो हो नहीं सकता है, और प्रेजेंटेबल भी नहीं हो सकता है, अच्छे परिवार से भी नहीं हो सकता है, और इंग्लिश तो आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये सारे नोशंस को ब्रेक करते हुए जब हम आगे बढ़े तो आज जानते हैं वही लोग मेरे पास आते हैं। आज से 20 साल पहले जब लोगों ने मेरे इस मार्ग पे चलने का विरोध किया, जिन लोगों ने दीपक जी ये बोला था कि ये बहुत बड़ी गलती है, हे अर्जुन मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूँ और सबके हृदय में वास करता हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब जी में आता है, जैसा चंदा उग वही सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधार। साधी प्रज्ञा, एक और बात साथ में आती है कि एक समृद्ध परिवार की लड़की अपने सारे भौतिक सुखों को छोड़कर जब जीवन में ये फैसला करती है कि मैं एक साधक के रूप में जीवन जीऊंगी, साध्वी के रूप में जीऊंगी, और जब आपने इस जीवन को चुना, इस रास्ते को चुना, तो बहुत सारी चीजों के अभाव भी देखे होंगे। क्या कभी साध्वी प्रज्ञा के मन में नहीं आता कि भौतिक सुखों की कमी नहीं खलती? दीपक जी, आज 20 वर्षों के बाद तो बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन हाँ पहले आता था। I won't lie to you, I would admit this with utmost honesty, क्योंकि ये दिल की बात है और मैंने हमेशा अपने लोगों से सच बोला है। जब शुरू में संन्यास लिया, क्योंकि मैंने संन्यास से पहले कभी अभाव नहीं देखा था जीवन में, और जब संन्यास लिया तो वो भौतिक सुख तो आपको नहीं मिलते हैं, आप जमीन पे सो रहे हैं और उसमें भी आनंद महसूस कर रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी पर्सनल बात बताती हूँ, क्योंकि मुझे बड़े आम बहुत पसंद थे पहले, तो हर तरीके के आम हमने खाए हैं, लेकिन जब मैंने संन्यास लिया और जब मैं इस पद पर बढ़ने लगी तो ऐसा तो नहीं था कि अब आपको हर चीज़ वो चीज़ खाने को भी मिलेगी या वो फैसिलिटी मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो उस समय एक ऐसा समय था कि भाई अब शुरू में जब हम गए आश्रम, हमने वहाँ रहना स्टार्ट किया तो आम तो अब भूल जाइए, होते ही नहीं थे। शुरू में लगा कि अच्छा नहीं मिलेंगे, नहीं खाना है, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मन पर नियंत्रण इसे ही कहते हैं, मन को संयम में रखना इसे ही कहते हैं, मन को अनुशासित करना इसे ही कहते हैं। जब किसी भी चीज के लिए आपकी क्रेविंग ही खत्म हो जाए, मन को नियंत्रण कर लीजिए। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा ना, कबीरा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन के जीते जीत है, तो मन को ही जीत लीजिए। तो फिर ये अब आप मानेंगे दीपक जी, आई मीन दिस इज वेरी स्मॉल थिंग बट इट इज नॉट स्मॉल, इट इज टू बिग, क्योंकि कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी क्रेविंग हो आपकी लाइफ में, वो आपको गलत रास्ते पर लेके जा सकती है। अब मन ही ऐसा बन गया है कि इन चीजों की कभी क्रेविंग ही नहीं होती। आपने ऐसी बात कही कि वो आम की मिठास तो आपने शायद नहीं इतने वर्षों से चखी, लगता है वो ईश्वर रूपी जो रस है या जो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, उसकी मिठास ने आपके जीवन को इतना आनंदित कर दिया कि शायद किसी और चीज की जरूरत ही और क्रेविंग ही नहीं होती। बिल्कुल आपने बहुत सही बात की साधी प्रज्ञा। 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया आपको ईश्वर की साधना में, समाज सेवा को समर्पित किए। क्या आप ये 20 वर्षों का जो अनुभव है, क्या आप वास्तव में इस बात को जान पाए हैं, महसूस कर पाए हैं कि ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग यही है? दीपक जी, ये बहुत ही गहरी बात है और इस पर अगर मैं थोड़ा सा अवलोकन करूं, एंड लेट अस जस्ट कॉन्टेम्पलेट ऑन दिस, बिकॉज दिस वुड बी रियली गुड फॉर द व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस थ्रू योर चैनल। देखिए, भगवान श्री कृष्ण
और अर्जुन के बीच का एक संवाद आता है गीता के अंदर, जी। मैं उसकी चर्चा करती जी, हूँ जी, आपसे। जी, अर्जुन बैटलफील्ड में खड़ा है और अर्जुन इज इन डीप डिप्रेशन। अर्जुन कहता है कि केशव मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, केशव मैं ये शस्त्र नहीं उठा सकता, मेरे अंग अंग में रोमांच हो रहा है, मेरी इंद्रियां शिथिल पड़ रही है। और अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में जाकर छुप जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, जी। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनादि पाह न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब मैं आता हूँ मेरे साथ तू भी आता है और ये राजा लोग भी आते हैं। तो ये युद्ध तो पहले से ही संपन्न हो चुका है और ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है। ये ध्यान रखना कि अधर्म पर धर्म की विजय का युद्ध है, अ विक्ट्री ओवर अनराइटियसनेस। लेकिन अर्जुन को नहीं समझ में आई। अर्जुन को लगा केशव ये कैसी बातें कर रहे हैं, जो सामने हैं वो अपने हैं, कौरव भी तो अपने हैं, ब्लडशेड होगा और ब्लडशेड के बाद किसी को भी सुकून नहीं मिलेगा, किसी के मन में भी शांति नहीं रहेगी। तब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसे क्या समझा रहा हूँ। अब गीता के दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय को देखिए, उन्होंने कर्मों का वास्ता दिया, नहीं समझ में आया अर्जुन को। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन शस्त्र उठाओ, और शस्त्र उठाओ, धर्म के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो शस्त्र भी उठाना चाहिए। लेकिन अर्जुन बहुत ही दुविधा में है, एक डिलेमा में है, he doesn't know what to do in life। और तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं गुरु रूप में तेरे समक्ष आता हूं और तू मुझे स्वीकार कर। तब अर्जुन फिर से हैरान हो जाता है। अर्जुन कहते हैं केशव, अभी तक तो तुम मेरे सखा थे, मेरी बुआ के तुम पुत्र हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे गुरु रूप में स्वीकार करो। तो भगवान श्री कृष्ण को समझ में आया कि अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा है। और तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, गीता के 9वें अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिद्युमुत्तमम। हे अर्जुन, मैं तुझे इन सभी विद्याओं का जो राजा है उससे तेरा परिचय करवाता हूं, जो अति गोपनीय है, अति गुह्यम, पवित्र मिद्युमुत्तमम, जो पवित्रता प्रदान करने वाला है। क्या है वो? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, विद्या ददाति विनयम, हमारे शास्त्रों में कहा। तो अर्जुन कहता है केशव, ऐसी कौन सी विद्या है? आज तक तो तुम मेरे साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, मेरे सखा थे, और अचानक से तुम ये सोचते हो कि मैं तुमको त्रिलोक का स्वामी मान लूं। ये कैसे हो सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि अर्जुन नहीं समझ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कि जन्म और कर्म दिव्य हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि जब एक साधारण मानव संसार में जन्म लेता है तो कर्मों के अधीन होकर जन्म लेता है, लेकिन जब महापुरुष आते हैं तो करुणा के अधीन होकर आते हैं, समाज का कल्याण करने के लिए। और तब भगवान श्री कृष्ण ने जानते हैं क्या किया? दीपक जी, आई डोंट नो वेदर यू हर्ड अबाउट इट और नो, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मस्तक पर हाथ रखा और यहाँ पर एक दिव्य दृष्टि होती है, द पोर्शन बिटवीन द आईब्रोज, जहाँ पर तिलक लगाया जाता है, जिसको हम रुद्र चक्षु कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने वो दृष्टि खोल दी। क्या बोला? दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे युग्मैश्वरम। हे अर्जुन, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे कि तू मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन कर पाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि वास्तविक स्वरूप क्या है? जो हम देख रहे हैं वो है, या जो हम नहीं देख पा रहे वो है? तो अर्जुन ने यही प्रश्न कहा कि हे केशव, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। तब जानते हैं केशव ने क्या कहा, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। हे अर्जुन, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूँ और सबके हृदय में वास करता हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब जी में आता है, जैसा चंदा उग वही सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधार। तो जीवन में जब ऐसा कोई गुरु आ जाए, अ स्पिरिचुअल मेंटोर, अ स्पिरिचुअल गाइड, अ स्पिरिचुअल टीचर, देन योर लाइफ चेंजेस। 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है जिंदगी के अंदर। इसीलिए बिल्कुल जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मेरे 2 दशकों का अनुभव ये कहता है कि अध्यात्म के पथ पर जब आप चलते हैं, एक सही राह का चयन करते हुए, तो आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपके जीवन में एक सही दिशा मिलती है, और ऐसी दिशा मिलती है जो आपके जीवन की दशा को परिवर्तित कर देती है। जी।
इतना खूबसूरत वर्णन। मुझे लगता है कि हम अगर गीता पढ़ भी लेते तो उस श्लोकों को समझने के बाद भी इतनी खूबसूरती के साथ इसको समझ ना पाते, जिस भाव के साथ आपने और जिस तरह से शब्दों का प्रयोग करके आपने इसको समझाया, तो बेहद खूबसूरत वर्णन साध्वी प्रज्ञा। हम एक ऐसा पहलू और छूना चाहेंगे इस कार्यक्रम के अंदर। आज का जो यूथ है, आप इन सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि एक समृद्ध परिवार से होने के बाद, एक ऐसी शिक्षा लेने के बाद भी जब आप बच्चे अपने आने वाले करियर के लिए सोचते हैं और बड़े बड़े करियर्स और उसके सपने देखते हैं, एक साधक का जीवन चुनना, एक साध्वी का जीवन चुनना। लेकिन आज उसके उलट है कि जो आज यूथ है, जितने बढ़िया स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ने के बाद उनमें पाश्चात्यता की तरफ जो आकर्षण है, दो तरह के भाव उनके अंदर बेहद प्रबल है आज के समय में। एक, दूसरे देशों में पलायन करना और वहां जाकर सेटल होना, और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना। आप क्या मानते हैं कि इसके लिए आप हमारे यूथ को क्या भाव, क्या विचार साझा करने चाहेंगे कि जो अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को अपने देश के साथ जोड़ते हुए खूबसूरत बनाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, क्योंकि हम उस देश से आते हैं जहां पर ये कहा जाता है कृण्वन्तो विश्वम मार्यम, जहां पर ये कहा जाता है लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरीवेयर, तो आप उसको अपना सकते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्नाइजेशन एंड वेस्ट टॉक्सिफिकेशन। दीपक जी, हम तो वेस्ट टॉक्सिफाइड हो रहे हैं। Yes. जो वेस्ट से जो नेगेटिविटी है हम उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। वी मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन टू। Absolutely, yeah. अगर आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है। आई एम वेयरिंग इंडियन अटायर, आप कुछ और पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं, बट लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप वेस्ट टॉक्सिफाइड हो जाए। आप जो उनका कल्चर है वो अपनाएं। आप अपनी रूट्स को मत छोड़िए, अपने कल्चर को मत छोड़िए। आप देखिए जैसे ड्रग्स कितना कॉमन है वेस्ट में, कितना कॉमन है। अब आप देखिए वहां पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, सुसाइड की, डिप्रेशन की कितने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। गन्स के ऊपर कोई लॉ नहीं बन पा रहा है वहां पर। मतलब एक व्यक्ति जाता है गन लेकर और स्कूल में जाकर बच्चों को शूट कर देता है, कोई रीजन नहीं है, समझ में आता है डिप्रेशन। तो ये अपने जीवन में कभी मत अपनाइए। डू नॉट बी वेस्ट टॉक्सिफाइड। वेस्टर्नाइजेशन को अपनाना है, अपने कल्चर को मत भूलिए। एक हद तक एक हद तक आप ऐसा पहनावा धारण कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अपनी रूट से कनेक्टेड रहिए। स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स, क्योंकि देखिए ये जो एज है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव एज है। इस एज में आपको जैसी शेप दे दी जाए आप वैसा शेप ले लेते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कनेक्टेड टू योर country, to be connected to your motherland, to be connected to your roots and think about your nation. देखिए अभी आपने सही कहा, पलायन की समस्या बहुत ज्यादा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और हमारे बेस्ट ब्रेन्स जो हैं जो विदेश में जाके सर्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल दुख होता है जब ऐसा देखने को मिलता है। तो मैं ये युवाओं से अपील करूंगी कि आप अपने देश में राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए सोचिए, अपने देश में अपने टैलेंट को लगाइए, और फिर आप देखिएगा आपका देश भारत सुपर पावर बनकर कैसे उभर कर आता है। बस आवश्यकता है तो सबको मिलकर चलने की और अपने देश पर भरोसा रखने की। आपने बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया साध्वी प्रज्ञा। और जिस चीज के लिए जो डिफरेंस है, जिसमें एक थिन लाइन है, वेस्टर्नाइज कल्चर और वेस्टर्नाइज जो टॉक्सिफिकेशन है, वो जो आपने डिफाइन किया, आई थिंक दैट इज अ वेरी फाइनेस्ट पॉइंट जो आज के यूथ को समझने की जरूरत है। किसी भी कल्चर के अंदर खूबसूरती भी है, अच्छी भी चीजें हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा किस चीज को अपनाना है और किस चीज को वी हैव टू स्टे अवे। सो जो आपने डिफाइन किया दैट वेस्टर्न टॉक्सिफिकेशन, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप कि जो हमारा यूथ है इस बात को समझेगा और टॉक्सिफिकेशन से दूर रहेगा। साध्वी प्रज्ञा, एज पर आवर इंफॉर्मेशन आप एक संस्था भी संचालित करती हैं, संभव इंटरनेशनल। तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूज के साथ आप शेयर करें कि वो संभव इंटरनेशनल के तहत आप कौन कौन से सोशल कॉजेज के काम करते हैं, एंड व्हाट एग्जैक्टली यू डू इनटू दैट। जी, under Sambhav International Foundation, we are working for the marginalized section of the society. जो underprivileged section है उनके लिए, उनको एजुकेशन, न्यूट्रिशन पर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ अर्बन यूथ के लिए भी काम कर रहे हैं। एंड वी हैव आवर ओन रॉक बैंड, फ्यूजन बैंड। हाँ जी, उसमें हम देशभक्ति की धुनों से यूथ को मोटिवेट करते हैं कि कैसे वो देशभक्ति में, राष्ट्रभक्ति में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आपको बल्कि एक बात बताती हूँ, शायद आपको सुनकर आश्चर्य होगा। अभी जब
हम, क्योंकि वी आर वर्किंग फॉर द आर्म्ड फोर्सेस ऑल्सो, तो उसमें रेगुलर हमारा उनसे बातचीत होती है और लेक्चर्स वगैरह भी हम लोग, पुलिस फोर्सेस के लिए भी। तो जब हमें पता चला कि आर्मी में इतनी सारी सीट्स खाली हैं, द यूथ इज नॉट कमिंग अप फॉर द आर्मी, तो हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर थिएटर प्लान किया। और थिएटर प्लान करके हमने उसको पूरे भारतवर्ष में जगह जगह किया, और उसके बाद हमें ये रिस्पॉन्स मिला कि उसके बाद बहुत सारे युवाओं ने आर्मी को ज्वाइन भी किया। वी हैव डेटा ऑन रिकॉर्ड जी। एंड ऑल्सो वी आर वर्किंग फॉर द विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत की अनेकों जेलों में कार्य कर रहे हैं फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द इनमेट्स, बिकॉज अब देखिए छोटी सी उम्र में जुवेनाइल्स हैं, चले जाते हैं, आधों ने तो अपराध किया भी नहीं होता, शिकार हो जाते हैं वो लोग, और डिप्रेशन है जीवन के अंदर, जब तक उनके केस की सुनवाई होती है उनकी आधी उम्र बीत चुकी होती है। तो ऐसे में उनको भी एक डायरेक्शन चाहिए लाइफ में, नेगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिविटी कैसे आए जीवन में। एंड देन वी आर वर्किंग फॉर द विजुअली फिजिकली चैलेंज पीपल, देयर एम्पावरमेंट, टू फोल्ड एम्पावरमेंट, इनर एंड आउटर बोथ। आउटर एम्पावरमेंट, वी आर गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट, इनर एम्पावरमेंट, वी आर एम्पावरिंग देम विद पॉजिटिविटी, विद गॉड्स ग्रेस। तो एक ये बहुत अच्छा है। और जब आप उनसे जाके बात करते हैं, जब आपको मन में तसल्ली मिलती है, जब आप देखते हैं, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ द बिगरी रैकेट्स, और आज वो एक आत्मविश्वास, आत्मबल की जिंदगी जी रहे हैं जी। तो ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं। साथ ही गौशाला के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, गाय माता के लिए, क्योंकि विवेकानंद जी की एक बात मुझे याद आ रही है, मैं जरूर साझा करना चाहूंगी। विवेकानंद जी से एक बार किसी ने जब पूछा, जब वो विदेश गए, तो उनसे किसी ने कहा कि आपके देश में ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे ज्यादा दूध देता है? उन्होंने कहा भैंस। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि हमने तो सुना है कि आपके देश में गाय सबसे ज्यादा दूध देती है। बोले आपने जानवर पूछा, गाय हमारी माँ है। क्या बात है ना? तो बेसिकली गाय माँ के लिए, गौ माता के लिए कार्य करना, उससे बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। और साथ ही साथ हम लोग काउ ब्रीड इम्प्रूवमेंट पर भी काम कर रहे हैं। तो स्ट्रीट काउस के साथ साथ काउ ब्रीड इम्प्रूवमेंट पर भी, क्योंकि उससे जो एक नस्ल में जो इम्प्रूवमेंट होगी, उससे हमारे देश में समृद्धि का भी वातावरण ऑफ कोर्स बनेगा जी। स्वाति प्रज्ञा, अब मैं आपकी बात से कोरिलेट कर पा रहा हूँ। मैंने आपसे पिछले सवालों में एक पूछा था कि गृहस्थ जीवन तो आप करना चाहेंगे नहीं, और आपने बड़ा सुंदर जवाब दिया था। तो मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि जिनका पूरा संसार, पूरा देश ही परिवार हो, तो परिवार के लिए इतना कुछ कर रही हो, तो एक गृहस्थ से कैसे संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि मिल सकती है? ये पूरा परिवार, पूरा समाज, आप, हम सब लोग, आप जैसे यूथ आइकन के हम ऋणी हैं कि आप पूरे समाज को, पूरे देश को अपना परिवार मानकर आप निरंतर उसके लिए काम कर रहे हैं। सो वी रियली अप्रिशिएट एंड वी रियली फील ग्लैड आल्सो कि आप जैसे यूथ आज इस देश को जरूरत है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी कह सकता हूँ कि आज हमारे हिंदुस्तान के यूथ को साध्वी प्रज्ञा जैसी साधकों से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को खूबसूरत बनाने का प्रयास कीजिए, और संयमित होकर एक सामंजस्य बनाकर, हिंदुत्व का और विदेश का सामंजस्य बनाकर जीवन के साथ साथ आप लोगों की जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। और अपने देश में जो हमारे देश का कर्ज हमारे ऊपर है, उस कर्ज को चुकाने की भी कोशिश हम कर सकते हैं। तो साध्वी प्रज्ञा उसका एक लिविंग एग्जाम्पल है। तो इनसे सीखते हुए, वो एक इंग्लिश की एक फेमस सेइंग है, टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ हर बुक, उनकी किताब से एक, जिसको बोलते हैं, उस पत्ते को लेकर अपनी जिंदगी में अपनाने की हम सब कोशिश करें। साध्वी प्रज्ञा, आप चलते चलते अंतिम 2 सवाल आपसे लेंगे कि आप इतने साल से, 20 साल से निरंतर साधना कर रही हैं, आध्यात्म से जुड़ी हैं, समाज सेवा से जुड़ी हैं, क्या कोई विशेष आपके मन में भाव है, या कोई ऐसी चीज आपको लगता है कि जो आप अपने देश के लिए विशेष तौर पर आप करना चाहेंगी, या कोई उद्देश्य लेकर आप चल रही हो? और देखिए दीपक जी, जब मैं अध्यात्म के रास्ते का मैंने चयन किया था, तो यही सोचकर चयन किया था दैट आई वांट टू वर्क फॉर द एंटायर ह्यूमन काइंड, जिसमें कास्ट क्रीड का कोई भेद ना हो, जिसमें ऊंच नीच का कोई अंतर ना हो, जिसमें इंसान को इंसान समझा जाए, और हम सबके लिए कार्य करें, मानवता के लिए कार्य करें, इंसानियत के लिए कार्य करें। हम ये ना सोचे कि ये छोटा है, ये बड़ा है, और उसी को लेते हुए
जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता भी मिलती है। और मैं जरूर कहूंगी कि शायद ये मेरे ऊपर बना है और हम सबके ऊपर बना है, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है इस लंबे सफर में। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बढ़ता चला गया। तो कारवा तो आप सभी से बना है, आप सभी इस कारवा के एक अभिन्न अंग हैं, और आप सभी का जो सहयोग मिलता है तो मन में प्रसन्नता होती है, क्योंकि अकेला इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता है। बट यस, व्हेन यू हैव द गोल, व्हेन you have positivity, when you have a vision, when you have a mission, when you have positive people ready to support you unconditionally and selflessly, then you get all the inspiration and all the motivation. फिर आप बढ़ चलते हैं। फिर आपको ये नहीं लगता कि बाधाएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस आते हैं, आप एक के बाद एक पार करते चले जाते हैं। और देखिए ना, क्योंकि बात देश के युवाओं की हो रही है, तो मैं एक बात जरूर कहूंगी युवाओं के लिए भी, आपके इस चाय से दिल की बात के माध्यम से युवाओं को मैं संदेश देते हुए जरूर कहना चाहूंगी, युवा तुझ में फौलादी जज्बा भरा है, चट्टान सा दृढ़ तेरा हौसला है, अब युग के निर्माण का प्रण तू ले ले, समय कब से तेरी राह तक रहा है, समय कब से तेरी राह तक रहा है। सो दिस इज द टाइम, दिस इज द वेक अप कॉल टू द यूथ ऑफ माय कंट्री, वेक अप फॉर योर कंट्री। आप अपने देश को कैसा देखना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, ये आपके हाथों में है। दीपक जी, एक बड़ी सुंदर बात मुझे याद आ रही है रविंद्रनाथ ठाकुर की। उनकी एक कविता है, मैं जरूर बोलना चाहूंगी। अब देखिए, हम जब जब भी बात करते हैं सशक्त और सुदृढ़ भारत की, हम सोचते हैं मेरा भारत कैसा हो, आप भी सोचते होंगे मेरा देश कैसा हो। और मेरे मन के अंदर जब भी कल्पना आती है कि मेरा भारत कैसा हो, तो ये पंक्तियां मेरे मन के अंदर आती है जो मैं आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। With the mind is without fear, with the head is held high, with the knowledge is free, with the society has not been broken up into fragments, and my father let my country awake। ऐसा एक भारत जहां पर हम सर उठा कर जी सके, जहां पर किसी को किसी से भय ना हो, जहां सब एक साथ एक ताल में मिलकर चल सके, जो हमारे वेदों ने भी कहा संगच्छध्वम संबद्धध्वम संगमनांसि जानताम। जब हम इस स्पिरिट के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो कुछ भी असंभव नहीं लगेगा। आज से 20 साल पहले जब लोगों ने मेरे इस मार्ग पे चलने का विरोध किया, जिन लोगों ने दीपक जी ये बोला था कि ये बहुत बड़ी गलती है अध्यात्म के मार्ग पर चलना, यू डन MBA एंड देन यू आर गोइंग इनटू दिस, यू नो, क्योंकि हमारे देश में एक नोशन है, जब साधु की बात आती है तो सबसे पहले लगता है कि अनपढ़ होना चाहिए, पढ़ा लिखा तो हो नहीं सकता है, और प्रेजेंटेबल भी नहीं हो सकता है, अच्छे परिवार से भी नहीं हो सकता है, और इंग्लिश तो आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये सारे नोशंस को ब्रेक करते हुए जब हम आगे बढ़े, तो आज जानते हैं वही लोग मेरे पास आते हैं, they take guidance, they've accepted me as their spiritual mentor, as their spiritual guide, और आज वो कहते हैं that they are proud कि मैंने उनकी नहीं सुनी। तो इसीलिए अपने दिल की सुनिए और वही करिए जो आपका दिल चाहता है। Absolutely, and we indeed are very very proud, Sadhvi Pragya, to have you here studio। और आप भारत देश के अंदर आप जन्मे और इसी देश के अंदर अपने आप कर्म करते हुए अपना ऋण चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी इंडीड ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी प्राउड। तो आपने बात की दिल की बात, तो साध्वी प्रज्ञा चलते चलते बिफोर साइनिंग ऑफ, एक अंतिम सवाल इस साक्षात्कार के अंदर, चाय के साथ दिल की बात में साध्वी प्रज्ञा ने जीवन के अंदर अपना दिल की सुनी, और दिल की सुनते हुए एक ऐसा मार्ग चुना, अध्यात्म का, ईश्वर से जुड़ने का मार्ग चुना। आज उम्र के इस पड़ाव पर इतने वर्षों की अध्यात्म और साधना के बाद कुछ साध्वी प्रज्ञा के कोई दिल की ऐसी बात जो आज लगता है कि आज इस चाय के साथ दिल की बात में वो हमारे व्यूअर्स के साथ, लोगों के साथ साझा करना चाहें कि ये मेरे दिल की बात है, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आने वाले समय में आप करना चाहेंगे या ना की हो, कोई भी बात जो आपको लगता हो। दीपक जी, तो बहुत ही इमोशनल और भावुक क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि बहुत वर्ष हो गए इस मार्ग पर चलते हुए, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए। पीड़ा भी होती है जब मैं देखती हूँ कि मेरे देश में बहुत गरीबी है, तो मैं चाहती हूँ मेरे देश में एक भी बच्चा ना रहे भूखा, ना रहे अनपढ़। ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा है और इसके लिए हम तत्पर हैं। संभव इंटरनेशनल फाउंडेशन, हम कार्यरत हैं, और आप सब भी हमारे साथ जुड़े हैं इस मुहिम के अंदर। और साथ ही मैं ये जरूर चाहती हूँ कि जो अध्यात्म है वो भारत के घर घर तक पहुंचे, क्योंकि अध्यात्म भारत की देन है। आप देखिए, विश्व से लोग भारत की ओर उन्मुख हो रहे हैं। पीपल अक्रॉस द ग्लोब, दे आर कमिंग टुवर्ड्स आवर कंट्री, बट आई नीड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस
in our people. मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश के बच्चे बच्चे को अध्यात्म का क ख ग आता हो, अध्यात्म की ABCD आती हो। जब भगवान राम की बात हो, भगवान श्री कृष्ण की बात हो, महादेव की बात हो, तो वो प्राउड कह सके कि वी आर प्राउड सनातनीज, वी आर प्राउड भारतीय, वो ये कह सके। मैं ऐसा चाहती हूँ। बिल्कुल। और आपने जो अपने दिल की बात कही ना कि इस देश में एक भी बच्चा गरीब ना रहे, एक भी बच्चा, एंड वी ट्रूली विश कि आपने जो ये बात कही हम सब उसको मिलकर जहां जो कंट्रीब्यूट कर सकें और अपने देश को और खूबसूरत बनाने का हम सब मिलकर प्रयास करें। साध्वी प्रज्ञा, इट वाज अ डिलाइटफुल इंटरेक्शन एंड अ कन्वर्सेशन। वी आर सीरियसली एनलाइटेंड विद योर वर्ड्स, विद योर विजडम, और जो अध्यात्म, ईश्वर और समाज सेवा के भाव और समर्पण भाव के साथ आप इस समाज को देने का काम कर रही हैं, हम सब उसका अनुकरण करते हुए प्रयास करेंगे कि आप जिस मार्ग पर लोगों के जीवन को खूबसूरत बना रही हैं, हम भी उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करें और लोगों के साथ खुशियां, प्यार और अपनापन बांटते हुए इस देश को और खूबसूरत बनाने का काम करें। Really heartfelt thank you so much साध्वी प्रज्ञा for being here in चाय के साथ दिल की बात, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और इसी तरह समाज और देश की सेवा करती रहें। आपके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी पॉजिटिविटी के साथ पूरा शो ऑर्गेनाइज किया है, एंड कंग्रेचुलेशन टू एंटायर टीम। आई हैव विटनेस, दे आर सो गुड पीपल, और आप इतनी मेहनत से कार्य कर रहे हैं। सो कूडोस टू यू एंड गुड लक टू यू फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी चलते चलते, जैसा आपने कहा कि दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे और ताकि आप समाज में कंट्रीब्यूट कर सके, तो मैं ज़रूर कहूँगी द आइडिया इज़ नॉट टू लिव फॉर एवर बट टू डू समथिंग दैट विल बी remembered and leave a legacy that would be cherished forever. Absolutely. तो बस मैं ऐसा चाहती हूँ, और ईश्वर ने जितनी भी उम्र दी है उसे समाज सेवा में लगा दे और एक ऐसी लेगेसी छोड़े कि जब आपका नाम याद किया जाए तो चेहरों पर मुस्कुराहटे आ जाए। बेहद खूबसूरत बात, बेहद खूबसूरत बात। थैंक यू सो मच। Thank you once again for being here. It was our pleasure, indeed our pleasure. तो दोस्तों, आज हमारे साथ चाय के साथ दिल की बात में थी साध्वी प्रज्ञा, और उनकी बातों से हमने ना जाने कितनी बातें आज सीखने को मिली। और दिल की बातों के साथ साथ आज हम अपने देश के अंदर रहते हुए जो भी काम कर रहे हैं, एटलीस्ट हम इस बात को तो अपनी जिंदगी में बना लें कि अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करते हुए समाज सेवा के भाव के साथ लोगों के चेहरे पर खुशियां, मुस्कान और अपनापन बिखेरते हुए इस देश को, इस जिंदगी को और अपने लोगों के साथ जो आसपास का माहौल है उस सबको खूबसूरत बनाने का प्रयास करें। और खास तौर पे हर तरह की नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से दूर रखें, केवल सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से हम अपनी जिंदगी जिए। ऐसा आप लोगों के लिए साध्वी प्रज्ञा भारती ने जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से चाय के साथ दिल की बात में अपने दिल की बातें की, एंड आई होप कि आप लोगों को इनके व्यूज बहुत अच्छे लगेंगे। आज के इस पॉडकास्ट में चाय के साथ दिल की बात में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर एक शख्सियत, एक खास मेहमान के साथ मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके दिल की बातों के। आप देखते रहिए चाय के साथ दिल की बात।